नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पर। हम लेके चल रहे थे आपकी सीरीज एनसीवेब पॉलिटिकल साइंस माइनर सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी 11 यूनिट हैं, उसमें से हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। और आज हम, क्योंकि 3 यूनिट कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट और सेकंड के बाद सीधी 9th यूनिट कंप्लीट की थी। आज थर्ड यूनिट, जिसमें बृहस्पति के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें आपका स्टेट क्राफ्ट है, जस्टिस है, इंटर स्टेट रिलेशन है, तो इन 3 टॉपिक पे बात करेंगे कि एग्जाम में यदि इसमें आपसे पूछा जाए तो कैसे आप क्विक रिवीजन के थ्रू, क्योंकि जल्दी से आपका एग्जाम होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। क्योंकि यदि जब भी हम बृहस्पति के बारे में बात करते हैं तो बृहस्पति जो कहाँ से निकल के आते हैं, ये जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब है कि एक मधुर वाणी का स्वामी। और ये जो बृहस्पति जी थे वैदिक माइथोलॉजी में आपका, ये थे आपके बेसिकली एक इंस्ट्रक्टर, एक गाइड मान सकते हो, जो गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। किसको? देवताओं को, देवता इंद्र को। बेसिकली किसके अगेंस्ट? भाई देवता है तो भाई जो सामने जो राक्षस है उनके अगेंस्ट ही उनको नॉलेज प्रोवाइड करते होंगे। क्योंकि इनके अगेंस्ट जो नेक्स्ट आपकी यूनिट है शुक्राचार्य, उसमें हम देखेंगे कि शुक्राचार्य किनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं? वो राक्षसों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट बृहस्पति। ठीक है, तो आज हम बृहस्पति जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक है टीचर है किनके? देवताओं के। और जो देवताओं को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे राक्षसों को हमें हराना है, कैसे वो हरा सकते हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वो बताते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे बेसिकली, जैसे हमने यूनिट पहले, हमने एक इससे पहले जो हमने यूनिट की थी उसमें हमने देखा था कि मनु ने भी यही बताया था, मनुस्मृति में, कि भाई जो जो राजा है आपका, वो उसमें देवताओं के गुण होने चाहिए। बृहस्पति जी भी उसी के बारे में बात करेंगे कि राजा में देवताओं के गुण होने चाहिए। और ये जो बृहस्पति हैं, इनको माना जाता है कि जो अग्नि देवता हैं उनके बेटे। और महाभारत में बताया गया है कि ये बेटे हैं अंगिरा के। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों ही आप याद रख सकते हैं कि इनको काफ़ी जगह पे जो अग्नि देवता हैं उनके बेसिकली बेटे माने गए हैं। और महाभारत में बताया गया है कि ये अंगिरा के बेटे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये टीचर है किसके? देवताओं के। और इनका जो अपोजिशन में है वो है शुक्राचार्य, जो कि इनको टीचिंग प्रोवाइड करते हैं दानवों को, राक्षसों को। ठीक है, तो जो नेक्स्ट यूनिट आपकी शुक्राचार्य पे ही बेस्ड है, उसमें हम बात करेंगे। बृहस्पति जी की राइटिंग देखें तो इनकी जो 2 मेन बुक है वो है आपकी बृहस्पति सूत्रा और बृहस्पति स्मृति। ठीक है, एक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मनुस्मृति, एक स्मृति एक ऐसा ही टेक्स्ट है जो सिर्फ मनु ने लिखा, ऐसा नहीं है। स्मृति काफी है, उसमें से एक स्मृति आपकी बृहस्पति स्मृति भी है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही बुक इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बार बार मैं बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि सर हिंदी मीडियम के हैं, क्या करें? तो ये जो हर एक इंग्लिश मीडियम की जो स्लाइड आती है, उसके बाद हिंदी मीडियम की स्लाइड आती है, इसको या तो आप रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए या पढ़ने के लिए। ठीक है, अब सीधा हम चलते हैं कि बृहस्पति कैसे सोशल ऑर्डर के बारे में बात करता है, सोसाइटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि यदि सोसाइटी में यदि रूलर नहीं होगा तो वहां पे क्या होगी कि लोग एक दूसरे को क्या करेंगे? मारने लग जाएंगे, वहां पे अराजकता हो जाएगी। जैसे काफी बार आपने सुना होगा मत्स्य न्याय के बारे में कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। वो कब होता है? उसका मतलब ये है कि वो तभी होता है जब सोसाइटी में कोई रूलर ना हो। इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि आदमी क्या है, ये ग्रीड आ जाती है। ठीक है, पावर के लिए, जिसके पास पावर होती है वो पावर को एक्सप्लॉइट करने लगता है। जो सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो जाती है? खत्म होने लगती हैं। इसलिए वो बताते हैं कि राजा का रोल इंपॉर्टेंट है और राजा की अथॉरिटी आपके लिए होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में क्या है? ऑर्डर बना रहे। अब वो बताते हैं कि राजा सुप्रीम अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि वो बताते हैं कि राजा क्या है? राजा किसका क्रिएशन है? भगवान का। इससे पहले हमने मनुस्मृति किया था, उसमें बताया गया था कि राजा किसका क्रिएशन है? भगवान का। उसमें जो गुण है वो कैसे हैं? वो भगवान के हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप राजा को फॉलो नहीं करते हैं, राजा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, राजा की इंसल्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप किसकी इंसल्ट कर रहे हैं? आप भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं। वो ही डिक्टो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें डाला गया है। बृहस्पति जी ने अपनी जो डिवाइन थ्योरी है इसमें इन्होंने बताया है कि जो राजा है वो क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है। और उसमें जो गुण है वो किसके हैं? वो उसमें देवताओं के गुण है। ठीक है, वो बताते हैं कि राजा का गुण क्या है? वो राजा के गुण है कि लोगों की भलाई के लिए काम करे, जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करे, और जो सोसाइटी में गलत काम करते हैं उनको क्या करे? पनिश करे। ठीक है, इसके बाद वो बताते हैं कि राजा के पास क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है। और सुप्रीम अथॉरिटी होते हुए सभी को इनकी अथॉरिटी को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजा क्या है? एक भगवान की क्रिएशन है। और इसलिए राजा का, यदि आप राजा के अगेंस्ट जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट में जो लोग रहते हैं इनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनकी खुशहाली के लिए काम करना, और उनकी वेलबींग के लिए बेसिकली ये सब काम करना है। और सोसाइटी में जो अराजक जो तत्व हैं उनको खत्म करना। ठीक है, डिवाइन क्रिएशन पे बात हमने की कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी मनुस्मृति की तरह कहते हैं कि राजा जो है वो आपका क्या है? एक डिवाइन क्रिएशन है, भगवान के उसमें गुण है, भगवान ने उसको बनाया है, और हमें इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। और इस डिवाइन ऑर्डर को यदि हम फॉलो नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या है?
भगवान का क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। अब ये बताते हैं कि राजा का जो सिलेक्शन है वो कैसे होना चाहिए। ये जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन है ना, उसको ये रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि राजा, एक तो वहां पे क्या होनी चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शन करके कोई भी राजा बन गया। ये डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, लोकतंत्र का जो सिस्टम है, उसके अगेंस्ट है। ये बताते हैं कि मोनार्की का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और इसके बाद वो राजा की क्वालिटीज भी बताते हैं जो कि हमने पहले भी देखी है, कि वेलफेयर को प्रमोट करेगा, जस्टिस न्याय प्रोवाइड करेगा, और जो जो राज्य है उसकी जो उसमें जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको वो आगे बढ़ाएगा, जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको सही से चलाएगा। ठीक है, इसके बाद वो बात करते हैं आपके मंत्री परिषद। जब मैंने लास्ट टाइम मनुस्मृति करवाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि सप्तांग थ्योरी हमने किया था उसमें, कि जो राज्य के 7 अंग है वो बताए गए थे, कि राज्य के 7 अंग है जिसमें सबसे पहला राजा है। ठीक है, उसी के हिसाब से पहले इन्होंने राजा का बताया है। उसके बाद बताया जो मंत्री परिषद है, उसमें अमात्य हमने डिस्कस किया था। इसमें आपका डायरेक्टली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उसके बारे में बात किया गया है कि जो मंत्री परिषद है वो क्या करेगा, वो राजा को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि राजा अकेला सारे काम नहीं कर सकता, वो हर एक क्षेत्र को नहीं देख सकता। ठीक है, इसलिए जो मंत्री हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आएंगे, अलग अलग क्षेत्र की उसको नॉलेज होगी, फील्ड की नॉलेज होगी, और वो राजा को असिस्ट करेंगे कि यहाँ यहाँ ये काम हम कर सकते हैं। इसके बाद वो बताते हैं, बृहस्पति बताते हैं कि जो आपके जो मंत्री परिषद है उसमें जो मंत्री आएंगे उनका सिलेक्शन कैसे होगा। वो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस्ड, कि जिसमें क्वालिटी होगी वो ही आएगा यहां पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब इसमें एक चीज और बताते हैं कि ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण है वो क्या करेंगे, हाईएस्ट जो पोजीशन है उसको क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो मेरिट सिस्टम बेस्ड वो उन्होंने मंत्री परिषद में लागू किया। ठीक है, ये आप हिंदी मीडियम वाले अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं, पहले हमने राजा के बारे में बात की, ठीक है, फिर हमने मंत्री परिषद के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे राष्ट्र, स्टेट और टेरिटरी के बारे में। इसमें बताया जाए, इसमें बृहस्पति कहते हैं कि जो आपका राष्ट्र है ना वो इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपका इकोनॉमिक सिस्टम सही से चलेगा, आपका राज्य भी आपका सही से काम करेगा। वो आज के टाइम पे भी देख सकते हैं हम कि यदि किसी राज्य की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो वो जो राज्य है, वो देश है, वो सही से काम नहीं करता। इसीलिए बृहस्पति कहते हैं कि यदि आपका राष्ट्र की जो इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है तो राष्ट्र का आपका अच्छे से काम करेगा। वो बताते हैं कि यदि आपका इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है तो आप जो लोगों की भलाई के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज, क्यों? क्योंकि हर चीज पैसे पे टिकी हुई है। यदि आपको लोगों की वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है, उनको कुछ सब्सिडीज देनी है, फ्रीबीज देनी है, तो वो सब कहां से निकल के आएगी, आपके पैसे से आएगा। और पैसा कहां से आता है? पैसा तब आएगा आपके पास जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छे से काम कर रही होगी। ठीक है, इसके बाद जो 7th पॉइंट है वो है आपका कोस, ट्रेजरी। तो कोस के बारे में भी हमें ये पता है कि भाई कोस में क्या रखा जाता है, बेसिकली पैसा ही रखा जाता है। जितना कोस में आपके पैसा होगा उतना आपकी इकोनॉमी क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। ठीक है, आप अपने जो बॉर्डर है, सीमाएं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप अपना जो ट्रेड है, व्यापार, उसको बढ़ा सकते हो। आपको अपने राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है वो आप बिल्डिंग वगैरह ये सब चीजें आप बना सकते हो। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम पे बात करते हैं। बृहस्पति कहते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, ज्यादा रफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे, क्योंकि ज्यादा टैक्स लगाने से ऐसा होता है कि जिनके पास पैसा है वो या तो राज्य छोड़ देंगे या वहां पे क्या होगी, क्रांति हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि राज्य में जो टैक्सेशन सिस्टम है ना वो बहुत ही फेयर टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पे जब बहुत ज्यादा आप टैक्स लगा दें। 8 जो पॉइंट है वो आपका आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब यही है कि जो फाइनेंस जो मैनेजमेंट है आपके प्रशासन में, फाइनेंस मैनेजमेंट इन गवर्नेंस, आपके प्रशासन में फाइनेंस मैनेजमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि जो पैसा आपके पास आ रहा है उसका मैनेजमेंट सही से नहीं होता है तो वहां पे करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वो बताते हैं वेल्थ क्रिएशन की, कैसे राज्य में कोष को भरने के लिए जो वेल्थ की क्रिएशन की जाए। उसमें बताते हैं कि यदि आपको वेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी, और आपको अपनी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी बैलेंस टैक्सेशन की। टैक्स का जो सिस्टम है वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टैक्सेशन सिस्टम क्या है कि हाई टैक्सेशन सिस्टम शुड बी अवॉइडेड, कि जो बहुत ही रफ जो टैक्सेशन सिस्टम है वो यदि आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैंने एग्जांपल बताया कि यदि आप ज्यादा किसी व्यक्ति पे आप टैक्स लगाते हैं तो या तो वो लोग हैं जिन पे टैक्स लगाया जा रहा है वो तो राज्य छोड़ देंगे। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि काफी जो इंडियन है, जो पैसे वाले, वो या तो यूएई रहते हैं, दुबई रहते हैं, मोनाको रहते हैं, या सिंगापुर रहते हैं। ठीक है, इंडिया में क्यों नहीं रहते? तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि यदि टैक्सेशन सिस्टम आपका धीरे धीरे भी यदि आप गलत टैक्सेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ऐसा फ्यूचर में आपके साथ या आपके राज्य के साथ ऐसा हो सकता है। इकोनॉमिक 9th पॉइंट आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बृहस्पति लिंक करते हैं किसके साथ, एजुकेशन और नॉलेज। ठीक है, कि यदि आपकी अर्थव्यवस्था आपको अच्छे से चलानी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको अच्छे से चलानी है, तो आपको एजुकेशन और नॉलेज पे आपको उसको तवज्जो देनी पड़ेगी। एजुकेशन और नॉलेज पे आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको जोर देना ही पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से ही, नॉलेज सिस्टम से आपको अदर अदर जो फील्ड हैं उसकी नॉलेज होगी, और उससे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपने देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आप चला सकते हो। नॉलेज में वो कहते हैं कि एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि सही तरीके से काम क्या करें मोरल और एथिकली कंसिडरेशन के लिए, वो इसमें भी एजुकेशन सिस्टम में एथिकल डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम है वो उसको भी इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजी, वेलफेयर का मतलब क्या है कि लोगों की भलाई के लिए काम करे। इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राजा की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंश्योर करे कि लोगों की भलाई का, ठीक है, प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्थव्यवस्था को सही चलाए, और सोशल वेलबींग की सोसाइटी का ऑर्डर क्या है आपका बना रहे। स्टेट एज ए प्रोटेक्टर, जो सिटीजन आपके जो रह रहे हैं, जो लोग उस राज्य में रह रहे हैं, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट क्या करेगा, स्टेट। और स्टेट को कौन चला रहा है, राजा। तो बेसिकली इन दी एंड राजा पे ही सब कुछ आ जाता है कि राजा ही सही प्रशासन, गुड गवर्नेंस करेगा, ठीक है, इक्विटेबल करेगा, इक्विटेबल ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से करेगा। ऐसा है कि जहां पे आप टैक्स, जिन लोगों पे आप टैक्स लगा रहे हो उनसे पैसा लेके जो गरीब जनता है उन पे भी आप क्या करें, पैसा खर्च करें। सारा ही अपना जो करप्शन है या अपनी जो जो चीप डिजायर्स हैं, प्लेजर्स हैं, उनको फुलफिल करने में ना करें। आप जो वेलफेयर एक्टिविटीज है लोगों को उस पर भी ध्यान दें, ठीक है। अब बृहस्पति बात करते हैं जस्टिस, न्याय के बारे में, जो कि आप बताते हैं कि न्याय जो है वो कॉर्नर स्टोन है आपका गवर्नेंस का, जिसमें बताते हैं कि अब सबसे पहले आपको पता है कि बृहस्पति जोर किस पे देता है, राजा पे। अब न्याय कौन करेगा, राजा। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि सोसाइटी में, स्टेट में यदि स्टेबिलिटी रखनी है तो राजा का रूल आपका होना चाहिए। इसके बाद बृहस्पति कहते हैं कि यदि जो रॉयल फैमिली है, राजा की फैमिली है, उसमें से भी कोई क्राइम करता है तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि पहले हमने देखा था कि वर्ना सिस्टम जब आपका सिर्फ किस पे था, बर्थ बेस था, तब हमने देखा था, और वैसे भी मनुस्मृति में भी आपका है कि यदि ब्राह्मण क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि क्योंकि ब्राह्मण को ये माना जाता है कि वो क्या है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसको नॉलेज ज्यादा है, तो उससे जो एक्सपेक्टेशन है क्राइम करने की वो कम होती है। तो इसलिए यदि ब्राह्मण ने कोई क्राइम किया है तो उसको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट ज्यादा दी जाएगी। लेकिन यहां पे बृहस्पति कहते हैं कि अब क्या होगा कि यदि आपकी रॉयल फैमिली है तो थोड़ा सा क्या होगा कि यदि उन्होंने क्राइम वगैरह किया है तो उनको दंड थोड़ा कम दिया जाएगा, और जो शूद्र है उनको पनिशमेंट ज्यादा दी जाएगी सेम क्राइम के लिए। यहां ये दिक्कत खड़ी होती है, ठीक है। और ये बताते हैं कि जो जस्टिस सिस्टम का गोल क्या है, जो सोसाइटी में बैलेंस बना के रखना, ठीक है, सच्चाई को सामने लाना, और इन सब चीजों से क्या होगा, सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो बना रहेगा। क्योंकि जो न्यायपालिका आपकी अच्छे से काम करती है ना, तो आपका जो स्टेट में जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में जो क्रांति या रेवोल्यूशन की भावना है वो नहीं आती। जुडिशियल सिस्टम फ्रेमवर्क को देखें हम तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे नीचे आपके फैमिली कोर्ट होंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपके क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, और हाई कोर्ट से भी ऊपर जो सबसे टॉप पे होगा वो आपका राजा का कोर्ट होगा। कि इन दी एंड जो फाइनल जो कानून का जो न्याय करेगा, जो कानून व्यवस्था को सही से चलाएगा या आपकी न्याय व्यवस्था को बनाए रखेगा, या फाइनल डिसीजन जिसका होगा वो होगा आपका राजा के कोर्ट का। तो ये चारों स्टेजेस आपको पता होने चाहिए कि सबसे नीचे फैमिली कोर्ट आएगा जो कि छोटे मोटे मामले देखेगा, जो सीरियस मामले हैं वो राजा के कोर्ट देखेगा, ठीक है। उसके ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट आता है, उसके ऊपर आपका राजा का कोर्ट आता है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि राजा की जो बेसिकली मैंने आपको बताया कि यदि टॉप पे यदि राजा का कोर्ट है तो यदि राजा के कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो सभी कोर्ट के क्या होगा, वो मान्य होगा। और कोर्ट की स्ट्रक्चर भी हमने देख ली कि स्ट्रक्चर में सबसे नीचे फैमिली कोर्ट आता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर राजा का कोर्ट आता है सबसे ऊपर। रोल ऑफ जजेस के बारे में बृहस्पति बात करते हैं कि राजा जो आपके जजेस हैं उनके क्या रोल है। उसका सबसे बड़ा रोल तो यही है कि भाई उनका जो जो न्याय का कॉन्सेप्ट उनको दिया गया है कि भाई आप न्याय प्रोवाइड करें तो आप सबसे पहले क्या करें, न्याय को ही सबसे ऊपर रखें बेसिकली, ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं कि जो राजाओं, जो आपके जजेस हैं उनको क्या है कि जजेस आर जो इम्पार्शियल नहीं होने चाहिए, पार्शियल जज, बायस्ड नहीं होने चाहिए, अनबायस्ड जज होने चाहिए। क्योंकि न्याय आप तभी प्रोवाइड कर पाओगे तब जब आप अनबायस्ड होगे, इम्पार्शियल होगे। यदि आप पार्शियल होकर न्याय करोगे तो उस न्याय का कोई भी तवज्जो नहीं रहती है, ठीक है। राजा के रोल, अब राजा का क्या रोल है जस्टिस में, न्याय में, तो हमने अभी देखा कि जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि सबसे टॉप पे किसका कोर्ट है, राजा का है। तो राजा का रोल ही सबसे अल्टीमेट हो जाता है इसमें, ठीक है। यदि कोई भी लोअर कोर्ट आपका क्या है, डिसीजन देता है, यदि वही केस आप राजा के पास लेके चले जाते हो, राजा उसके अगेंस्ट डिसीजन देता है, तो लोअर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा की क्या होगी, मोनोपोली होगी, कि राजा जो बोलेगा वो ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। पनिशमेंट मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जो बृहस्पति आपके बताते हैं कि यदि हायर वर्ना, जो आपका वर्ण है, जो सबसे आपका ऊंचा वर्ण है, वो यदि सेम क्राइम करता है तो उसको थोड़ी कम पनिशमेंट दी जाएगी, और जितने लोअर वर्ण आपके क्राइम करेंगे सेम क्राइम तो उनको ज्यादा क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहां पे ये गड़बड़ वाली बात है, ठीक है, कि सेम ही क्राइम के लिए वर्ण के आधार पर आपको पनिशमेंट दी जा रही है।
अब वो बताते हैं कि पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, कि पहले वार्निंग दी जा सकती है, फिर उसको डिसऑनर किया जा सकता है, फिर पेनल्टीज, और उसके बाद उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है और फिजिकल टॉर्चर भी। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि नो वन इज अबव द लॉ, कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। बेसिकली कानून का मतलब कुछ नहीं है, कोई भी राजा से ऊपर नहीं है, राजा ने जो न्याय कर दिया वो कर दिया। ठीक है, अब वो बताते हैं यदि 4 फॉर्म्स की कैसे न्याय दिया जाएगा, उसके 4 प्रकार हैं, ये अभी हमने देखे हैं कि पहले उसको वार्निंग दी जाएगी, फिर उसको डिसऑनर किया जाएगा, फिर पेनल्टी लगाई जाएंगी, इन दी एंड उसको टॉर्चर के तौर पे डेथ पेनल्टी दी जाएगी यदि वो और भी ज्यादा क्राइम करता रहता है तो। ठीक है, तो इसमें हमने देखा अथॉरिटी ओवर पनिशमेंट, कि सबसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो राजा की अथॉरिटी है, वो ही पनिशमेंट आपके जो देंगे वही आपकी क्या है, मान्य होगी। क्राइम प्रिवेंशन के बारे में बृहस्पति कहते हैं कि जो सोसाइटी में जो क्राइम है यदि वो हमें हटाना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस किस पे करना पड़ेगा, आपका प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड रिफॉर्मिंग क्रिमिनल्स की रिफॉर्म्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा, जिसमें वो बात करते हैं कि ब्राह्मण का भी रोल है इन सब रिफॉर्म्स को प्रोवाइड करने में और सोसाइटी में जो क्राइम है उसको कम करने में। ठीक है, अब वो कोर्ट की हायरार्की के बारे में बात करते हैं, तो हमने पहले भी देख लिया कि जो फैमिली कोर्ट है वो सबसे नीचे होगा और जो राजा का कोर्ट है वो सबसे क्या होगा, ऊपर होगा। बाइंडिंग डिसीजन का मतलब यही है कि यदि राजा के कोर्ट ने यदि कुछ डिसीजन ले लिया है तो आपका क्या होगा, जो आपका जो नीचे वाले कोर्ट है या जिसको भी वो वर्डिक्ट सुनाई गई है उसको वो बाइंडिंग होगी ही होगी, वो माननी ही पड़ेगी, उसको कोई रिजेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर कहां से आया है, राजा के कोर्ट से आया है। अब बृहस्पति बात करते हैं डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि इन दी एंड मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। पॉलिटिक्स जो होती है वो आपकी एथिकल ही शो की जाती है, एथिकल होती है। ठीक है, डिप्लोमेसी आपकी एथिकल भी हो सकती है और अनएथिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि भाई कूटनीति। अब इसमें क्या है कि यदि आपको इंटरनेशनल आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो आपको अच्छे से रखने हैं, आपके पड़ोसी राज्यों के साथ आपके कैसे रिलेशन रहे, ये सब डिप्लोमेसी का पार्ट आता है। ठीक है, डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि अपना काम भी करवा ले जाना और दूसरे वाले को पता भी ना चले। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि आप क्या करें, यदि आपको ऐसा लगता है कि पड़ोसी राज्य आपका क्या है, आप पे खतरा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी पावर को डिवाइड कर सकते हैं और वहां पे इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, और बृहस्पति कहते हैं कि छोटे से छोटा जो दुश्मन है ना वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आपको क्या है, डिप्लोमेसी आपको बहुत सही तरीके से वहां पे लागू करनी चाहिए। चाहे स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, आपको डिप्लोमेसी बहुत ही सही तरीके से लागू करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वो बताते हैं कि अपने जो एनिमी है ना उन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ कभी भी ट्रीटीज और अलायंसेज आपको फॉर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ धर्म, अब वो धर्म के बारे में बात करते हैं किसमें, वॉरफेयर में। ठीक है, अब इसमें बेसिकली यही कहते हैं कि धर्म आपका क्या है, कि धर्म विक्ट्री थ्रू, कि आपको जो जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने राज्य को बचाने के लिए, वो आपको सही तरीके से एक धर्म, जो धर्म होता है लड़ने का, उसके हिसाब से आपको लड़ाई लड़नी है। ऐसा नहीं कि भाई फ्रेम करके या किसी को अधर्म करके आप क्या करें, वो जीते। आपको एक धर्म से, आपकी जो मॉरल अथॉरिटी है उसके हिसाब से आपको क्या है, लड़ाई लड़नी है। इसके बाद जो आपके गुप्तचर हैं, स्पाइज है, डिप्लोमेट्स हैं, उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि आपको आपके जो पड़ोसी राज्य हैं या किसी और राज्य के साथ आपको ट्रीटी अलायंस करनी है, तो उन राज्य में आप अपने जो स्पाइज है, डिप्लोमेट्स हैं, वो वहां भेज सकते हैं, ताकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है अलग अलग देशों के साथ, वो आप बना सके। इंटेलिजेंस, जो बेसिकली उन राज्यों में क्या चल रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सके, गैदर कर सके, और आप देख सके कि वो मित्र मुल्क है या दुश्मन देश है। तो बिल्डिंग अलायंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यदि मित्र मुल्क है तो हम अलायंस करेंगे, वरना हम उनके साथ नहीं करेंगे। बेसिकली जो स्पाई सिस्टम है, जासूसी का सिस्टम है, वो इसलिए है कि ताकि जो हमारे पड़ोसी देश है उसको सिर्फ इतना हम देख पाए कि वो हमारे अगेंस्ट है या हमारे फेवर में है। ठीक है, तो हम उनके साथ अलायंस करेंगे। यदि हमारे ऐसा लग रहा है कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमारे अगेंस्ट है, तो इन दी एंड हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टेट में हमें इंस्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, या फिर उसका विभाजन या उसकी शक्ति का विभाजन करना पड़ेगा, या फिर उस राजा को हटाना ही पड़ेगा। उसको अपने जो फेवर का राजा है या अपना जो दोस्त है, क्योंकि सप्तांग थ्योरी में भी हमने देखा था जो 7th जो पार्ट था वो मित्र ही था। ठीक है, कि जो आपका मित्र होगा वो उसके साथ आप अलायंस करेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। तो ये सब पॉइंट जो बृहस्पति के हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि जो बृहस्पति कहाँ से, जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, ये किसके टीचर थे, देवताओं के टीचर थे। इसके अगेंस्ट जो आपकी नेक्स्ट यूनिट आएगी शुक्राचार्य, उस पर हम बात करेंगे कि कैसे वो बृहस्पति के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने जो राक्षस हैं उनको देवताओं के अगेंस्ट टीचिंग देना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी नेक्स्ट यूनिट में हम फोकस करेंगे। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।